हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस टेक एजुकेशन। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं राउंड रोबिन सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। स्टूडेंट्स, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट in the point of examination, in the point of view of the examination and general competitions like UGC NET examination, university examination, college examination, internal examination and interviews also and viva also। तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। और अब तक की जितनी भी हमने सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ी हैं उनमें सबसे बेस्ट रिजल्ट जो देती है वो राउंड रोबिन देती है। राउंड रोबिन को पहले हम समझ लें कि राउंड रोबिन का कॉन्सेप्ट क्या है। स्टूडेंट्स, राउंड रोबिन का कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें हमारे, आप जानते हैं कि हमारी रैम के अंदर, हमारी रेडी के अंदर नंबर ऑफ प्रोसेसेस बहुत सारे होते हैं, काफी नंबर ऑफ प्रोसेस होते हैं। उसमें कुछ प्रोसेस छोटे होते हैं, कुछ प्रोसेस बड़े होते हैं। यानी किसी की प्रायोरिटी लो होती है, किसी की प्रायोरिटी हाई होती है। इससे पहली वीडियोस के अंदर जो हमने डिस्कशन किया बाकी एल्गोरिथम्स में, उसमें क्या हो रहा था कि अगर हाई प्रायोरिटी का कोई प्रोसेस आ जाता है और लो प्रायोरिटी का कोई प्रोसेस रन कर रहा होता है तो उसको हम प्रिंट करके हम हाई प्रायोरिटी वाले को हम प्रायोरिटी देते हैं और उसको फिर पहले एग्जीक्यूट करते हैं। इससे क्लैशिंग होने का खतरा, वेटिंग टाइम कम होने का खतरा और रिस्पॉन्स टाइम ज्यादा होने का खतरा था। यानी उसके अंदर कई सारी ऐसी चीजें थी जिसमें बहुत सारी लैक्स थी, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस थे। लेकिन राउंड रोबिन के अंदर हमने क्या किया, ये बिना देखे कि कौन सा प्रोसेस छोटा है, कौन सा प्रोसेस बड़ा है, तो हमने क्या किया, सभी प्रोसेसेस को एक टाइम स्लाइस या टाइम क्वांटम के अंदर उसको डिवाइड कर दिया। यानी हमने ऐसा एक लॉजिक इन्वेंट किया जिससे सभी प्रोसेसेस को इक्वल हम टाइम दे सकें, वो प्रोसेस छोटा हो या बड़ा हो, और सभी प्रोसेस की बारी आ जाए। सारे के सारे प्रोसेस सीपीयू के अंदर चले जाएं और सारे प्रोसेस को सीपीयू इक्वली ट्रीट करे, इक्वली रन करे। अगर लॉन्ग प्रोसेस है, उसका बर्स्ट टाइम ज्यादा है, तो उसको कुछ टाइम के लिए सीपीयू एग्जीक्यूट करे और कुछ टाइम बाद उसको रेडी क्यू में लगा करके फिर दोबारा से एग्जीक्यूट करे। यानी हर एक प्रोसेस को, कहने का मतलब ये है कि हर एक प्रोसेस को बराबर बराबर टाइम हमने दिया है। राउंड रोबिन में बराबर बराबर टाइम देते हैं जिससे कि सीपीयू सभी प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट आसानी से कर सके और सभी को टाइम बराबर दे सके और सभी का नंबर वो एग्जीक्यूशन में आ जाए। अब कैसे होता है, क्योंकि कोई प्रोसेस छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, यानी किसी का बर्स्ट टाइम ज्यादा होता है, किसी का बर्स्ट टाइम कम होता है, तो कैसे हम रेडी क्यू के अंदर उसको लगाते हैं, कहां तक हम चलाते हैं, टाइम क्वांटम डिसाइड कर सकते हैं। आप जितना आप चाहे इतना डिसाइड कर सकते हैं। न्यूमेरिकल के लिए हमने इसको समझ लिया है कि देखिएगा, हमने टाइम क्वांटम यहां पर 2 दे दिया है, यानी 2 यूनिट तक। यानी हर एक प्रोसेस को टाइम क्वांटम जो हमने दिया है वो 2 दिया है। यानी सीपीयू एक प्रोसेस को 2 टाइम तक या 2 टाइम क्वांटम तक या 2 टाइम स्लाइस तक एग्जीक्यूट करेगा। तो देखिए कैसे करेगा, इसकी वर्किंग को हम समझ लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। P1, P2, P3 हमने 3 प्रोसेस लिए हुए हैं। इनका अराइवल टाइम देख लिया है 0, 4 एंड 5 और बर्स्ट टाइम 5 to 4। डिफरेंट टाइप के इसके अराइवल टाइम है और डिफरेंट टाइप का इसका बर्स्ट टाइम है। तो देखिएगा, हम गैंट चार्ट बना लेते हैं, इसको हम जैंट चार्ट बोलते हैं। जैंट चार्ट बना लेते हैं और यानी एक तरह से रेडी क्यू के अंदर कौन सा प्रोसेस आया और सीपीयू ने किसको कितने टाइम तक एग्जीक्यूट किया, उसको हम ध्यान से देख लें। तो यहाँ पे हम जैंट चार्ट बना लेते हैं, इसकी मदद से हम समझ जाएंगे कि हम किस तरह से सीपीयू हमारे प्रोसेसेस को राउंड रोबिन एल्गोरिथम के अंदर एग्जीक्यूट करता है। तो शुरुआत में चलते हैं हम। शुरुआत में देखिएगा, सबसे पहले कौन सा प्रोसेस आया है, 0, यानी रेडी क्यू खाली थी, तो 0 लेवल पर कौन सा प्रोसेस आया, 0 पर आया आपका P1। अब ध्यान से देखिएगा, इसका बर्स्ट टाइम कितना है, इसका बर्स्ट टाइम 5 है। तो एग्जीक्यूट 5 तक तो ये होगा नहीं, सीपीयू इसको 5 तक तो होगा नहीं, करेगा नहीं, क्योंकि हमने इसका टाइम क्वांटम 2 दिया हुआ है। तो सीपीयू क्या करेगा, P1 को 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक इसको एग्जीक्यूट करेगा, जबकि इसका बर्स्ट टाइम तो 5 है। तो यानी 5 में से यहां 2 को माइनस कर देंगे तो बर्स्ट टाइम बचेगा 3। लेकिन ये आगे 3 तक नहीं बढ़ेगा, बस 2 तक चलाएगा, ठीक है। अब वो सीपीयू देखेगा कि क्या 0 और 2 के बीच में, ध्यान से देखिएगा, 0 और 2 के बीच में कोई प्रोसेस रेडी क्यू के अंदर एंट्री कर गया या नहीं कर गया। तो आप देखें P2 कब आया था, P2 आया था 4 पर, तो 4 तो यहां पर अभी चला ही नहीं है। तो 0 और 2 के बीच में कोई भी प्रोसेस नहीं आया। जब नहीं आया तो सीपीयू दोबारा से P1 को ही एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि उसके पास में कोई प्रोसेस है ही नहीं, ठीक है ना। तो दोबारा से वो P1 को ही एग्जीक्यूट करेगा, P1 दोबारा से चला देगा
क्योंकि रेडी के अंदर फिर दोबारा से P1 को शुरू कर देगा, क्योंकि उसके पास में P2 प्रोसेस आया ही नहीं है। तो ये 2 से लेकर कहां तक चलेगा, 4 तक। देखिए 2 से ज्यादा नहीं चल सकता है, फिक्स कर दिया है 2 तक ही चलेगा, 2 से 4 तक ही चला। अब 3 में से 2 को और माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। अब ध्यान से देखिएगा, अब हमारा P1 का टाइम रह गया 1, अब 1 बचा, इसको दोबारा से रेडी पे वापस भेज दिया। अब हम देखें ध्यान से, क्या 2 और 4 के बीच में कुछ आया, कुछ नहीं आया, लेकिन 4 पर, यहां देखो ध्यान से, 4 पर P2 आ गया, 4 पर P2 आ गया, तो ये P2 को टाइम देगा। ये जो 1 बचा हुआ है इसको बाद में देखेगा, इसको वो बाद में देखेगा। P4 पर हमारा 1 आ गया, यानी ये हमारा P2 आ गया। अब ध्यान से देखिए, इसका बर्स्ट टाइम कितना है, 2, और हमने टाइम स्लाइस भी दे रखी है 2, तो ये 4 से लेकर 2 तक चलाएगा, यानी 6 तक, यानी ये तो कंप्लीट हो गया। 2 माइनस 2 बराबर 0, तो ये तो प्रिंट हो गया, यानी एग्जीक्यूट हो गया, रन कंप्लीट हो गया। इसको दोबारा से रेडी क्यू में लगाएगा ही नहीं, जरूरत नहीं लगाने की, कंप्लीट हो चुका है, ये एग्जीक्यूट हो गया, कंप्लीट हो गया, टर्मिनेट हो गया, ये बाहर निकल गया है। अब आगे देखते हैं, क्या 4 से और 6 के बीच में, ध्यान से देखें, 4 से और 6 के बीच में कोई प्रोसेस हमारा आ चुका है या नहीं आ चुका है, P3, तो P3 हमारा यहां पर आया। ध्यान से देखिएगा, 4 से और 6 के बीच में, 4 से और 6 के बीच में कोई ना कोई प्रोसेस हमारा यहां पर आया था, लेकिन क्योंकि हमारा ऑलरेडी P1 एक रेडी क्यू के अंदर लगा हुआ है, एक हमारा लगा हुआ है, वो वेट कर रहा है कि मेरे को पहले कंप्लीट करो। हालांकि 4 से 5 के बीच में, ये 4 से 6 के बीच में आ चुका है, लेकिन अभी वेट करेगा, और हमारा जो पहले रेडी क्यू के अंदर लगा हुआ था P1, ये इसको चलाएगा। कितना तक चलाएगा, P1 को दोबारा से ले आएगा, और कितने तक चलाएगा जी, 1 तक, क्योंकि एक ही उसका बर्स्ट टाइम बच रहा है, तो 6 से लेके यहां तक चलेगा 7 तक। अब ये कंप्लीट हुआ है, अब ये एग्जीक्यूट हुआ हमारा, ये कंप्लीट हो चुका है, P1 एग्जीक्यूट हो गया, पूरा बर्स्ट टाइम CPU ने उसका ले लिया, खत्म हो गया। अब लास्ट में क्या बचा, लास्ट में हमारा बचा P3, लास्ट में हमारा बचा P3, ठीक है ना। अब P3 का बर्स्ट टाइम देखिएगा, P3 का जो हमारा बर्स्ट टाइम है वो कितने तक चलेगा, 4 तक, लेकिन 4 तक नहीं चलेगा, हमने फिक्स किया हुआ है 2, ठीक है ना, तो 2 तक ही चलेगा, 7 से लेके और 9 तक, यानी 2 इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब यहां पे कितना बचा, 2 बचा। अब कोई और प्रोसेस हमारे पास में है एग्जीक्यूट होने के लिए, है ही नहीं कोई प्रोसेस, जब नहीं है तो दोबारा से इसी को चलाएगा, P3 को, और ये P3 हमारा जाकर कंप्लीट होगा। बाकी क्या, 2 यानी 9 और 2 11, यहां पर ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस तरह से हमारे P1 और ये P2 P3 ये सारे के सारे प्रोसेस इस तरह से वो एग्जीक्यूट हुए, यानी अब देखिएगा ध्यान से, सभी का नंबर आ गया, सारे ही प्रोसेस को उसने बराबर बराबर टाइम दिया CPU ने, अब सबको उसने एग्जीक्यूट कर दिया। राउंड रॉबिन का मतलब ये होता है कि बार बार वो एग्जीक्यूट करता है उस प्रोसेस को जिसका बर्स्ट टाइम बच जाता है या रह जाता है। इस तरह से कंप्लीट हो गया हमारा प्रोसेस। उम्मीद करता हूं आपके समझ में चीजें आ रही होंगी, दोबारा से वीडियो को देख लीजिएगा, समझ में अगर चीज नहीं आ रही होगी तो। अब ध्यान से देखिएगा, इसका TAT और WT हम आसानी से निकाल सकते हैं। मैं TAT और WT निकालना तो आपको ऑलरेडी बता चुका हूं अच्छी तरह से। TAT का फॉर्मूला CT माइनस AT। अब CT का मतलब क्या है, P1 कहां से चला और कहां तक कंप्लीट हुआ। अब P1 देखिएगा यहां से शुरू हुआ था और कंप्लीट कहां पर हुआ है, P1 देखिए यहां पर कंप्लीट हुआ है, कंप्लीट हमारा सीधा यहां पर जाकर के हुआ है, यानी 7 नंबर पर, तो यहां पे लिख देंगे हम 7, ठीक है। P2 कहां पे कंप्लीट हुआ हमारा, 6 नंबर पर जाकर के, तो ये 6 लिख देंगे यहां पर, और हमारा P3 कंप्लीट हुआ है 11 नंबर पर जाकर के, तो इसको लिख देंगे हम 11। और TAT कैसे निकालते हैं, CT माइनस AT, यानी CT में से हम AT को निकाल देंगे, यानी 7 में से हम घटाएंगे 0 को, तो कितना बचेगा, 7 माइनस 0 यानी 0, सॉरी 7, और 6 में से घटाएंगे हम 4 को, तो कितना बचेगा 2, 11 में से घटाएंगे हम 5 को, तो बचेगा कितना 6। WT निकालेंगे TAT माइनस BT, तो TAT निकल गया, BT हमारा ये रहा, यानी जो शुरुआत में BT था, शुरू का जो BT था, लास्ट में नहीं, जो शुरू में था, यानी 5, 2 और 4, 7 में से आप घटाएं 5 को, कितना बचा 2, 2 में से घटाएं आप 2 को, कितना बचा 0, 6 में से आप घटाएं 4 को, कितना बचा 2। तो इस तरह से हम CT और AT को हम निकाल सकते हैं, TAT, WT, CT इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एवरेज अगर निकालना है तो इनको आपस में जोड़ देंगे, सीधी सी बात है, हम निकाल सकते हैं एवरेज TAT इज इक्वल्स टू
आप जोड़ दें 7 2 9 और 6 15, 7 + 2 + 6 अपॉन नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितना हो गया 6 2 8 7 15 15 अपॉन 3 कितना आ गया 5, ये 5 आ गया। ठीक है, ऐसे ही एवरेज टीएटी निकाल सकते हैं, एवरेज डब्ल्यूटी हम निकाल सकते हैं 2 + 0 + 2, 2 + 0 + 2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 3, इसको आप डिवाइड कर लेंगे 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये राउंड रोबिन इस तरह से काम करती है। आशा करता हूं कि राउंड रोबिन एल्गोरिथम आपकी समझ में आ गई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको देख लीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब बहुत जरूरी है क्योंकि सब्सक्राइबर्स जितने ज्यादा होंगे उतना ही चैनल ज्यादा ग्रो करेगा। आशा करता हूं कि आप चैनल को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करेंगे। धन्यवाद।